क्या मध्य प्रदेश चुनाव में इस बार कमल बनाम कमलनाथ है? क्या इस बार एमपी चुनाव में पीएम मोदी से ही कमलनाथ का सीधा मुकाबला है? क्या है दोनों दलों का एजेंडा? क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और बीजेपी और कांग्रेस राज्य में सत्ता पर काबिज होने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। हर दूसरे दिन एक सर्वे रिपोर्ट आ रही है। इनमें कभी बीजेपी को, कभी कांग्रेस को, किसी न किसी को सरकार बनाते हुए दिखाया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने एमपी के मन में मोदी कैंपेन चलाकर सरकार को लगातार अपनी नकारात्मकता कम करने की बात कही है। फिर दिग्गज केंद्रीय मंत्री और सांसदों को प्रत्याशी बनाने का दाव चल दिया। सीएम शिवराज ने कांग्रेस के कई वादों को चुनाव ऐलान से पहले पूरा कर दिया। इसमें सीएम लाडली बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए और 450 रुपए के सिलेंडर की सुविधा देने की शुरुआत की। लाडली बहना की धनराशि चरणबद्ध तरीके से 3000 रुपए तक करने का दावा भी इसमें शामिल है। बीजेपी इसे गेम चेंजर के रूप में देख रही है। ऐसे में आइए जरा आपको बताते हैं कि राज्य में किसके पक्ष में कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले राजनीतिक विश्लेषकों ने जो आकलन किया है वो हम आपको बताते हैं। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस के पक्ष में दो फैक्टर हैं। पहला, तमाम लोग 1.5 दशक से एक ही सरकार को देखते देखते ऊब होने की बात कर रहे हैं। दूसरा, बीजेपी के उलट मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस में कोई द्वंद्व नहीं है, एक फेस है, कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने जिन मुद्दों पर 2018 के चुनाव में जनादेश प्राप्त किया था, उनमें से ज्यादातर को फिर दोहराया गया है। हालांकि वो ये भी याद दिलाते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी चयन में चूक गई है। उनके जो प्रत्याशियों का चयन हुआ है उसमें बड़ी चूक हुई है। बीजेपी की अपेक्षा वहां ज्यादा विरोध है। कमलनाथ अपने कार्यकाल में ज्यादातर वादों को अमल करते हुए नहीं दिखाई पड़े थे। लोग वचन पत्र पर अमल के लिहाज से बीजेपी पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। शायद इसी वजह से सत्ता जाने के तत्काल बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिला। 28 सीटों में से बीजेपी के 19 के मुकाबले उसे 9 सीटें ही मिली थी। राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी लगभग 90-90 सीटों के साथ बरकरार अपनी लड़ाई रखते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी 50 सीटें तय करेंगी कि कौन सरकार बनाएगा। एक अन्य विश्लेषक का यह भी दावा है कि लड़ाई कांटे की है, लेकिन बीजेपी को 115 और कांग्रेस को 110 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि इनमें कई सीटों की तस्वीर आगे बदल भी सकती है, क्योंकि कई जगह कांग्रेस और बीजेपी के बागी और छोटे छोटे दलों के प्रत्याशी समीकरण बिगाड़ने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को अंतिम समय में 7 सीटों पर घोषित प्रत्याशी बदलने पड़े। नतीजों पर फ्लोटिंग वोटर बड़ी भूमिका निभाते हैं। नामांकन के बाद वाले चुनावी कैंपेन में जो भारी पड़ेगा वो दांव मार सकता है। ऐसे में आइए जरा आपको बताते हैं कि किसका एजेंडा मतदाताओं को भाएगा और कौन जो है मतदाताओं की सूची से, या यूं कहें कि उनके दिमाग से बाहर होगा। सबसे पहले बात बीजेपी करें, बीजेपी के एजेंडे की करें। सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए बीजेपी ने इस बार शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं किया है, ना नाम आगे किया। पार्टी इस बार सामान्य वर्ग से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पिछड़े वर्ग से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, आदिवासी समाज से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बना दिया। सतना के सांसद गणेश सिंह, जबलपुर के सांसद राकेश सिंह, सीधी से सांसद रीति पाठक और होशंगाबाद से सांसद उदय प्रताप सिंह भी मैदान में हैं। ये सभी अपने अपने क्षेत्र और समाज के दिग्गज चेहरे हैं, जो कुछ लंबे अरसे से सीएम बनने का सपना देखते आ रहे हैं। संदेश साफ है, जो जितनी ताकत से समर्थन और सीटें लेकर आएगा, उसका सियासी भविष्य आगे वैसे ही तय हो जाएगा। पार्टी को उम्मीद है कि ये अपनी सीट के साथ साथ आसपास की सीटों पर भी जीत दिलाएंगे। हालांकि इनमें कई नेता अपनी सीटों में ही उलझे नजर दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी कभी नामांकन के दिनों तक प्रत्याशियों का ऐलान करती रहती है। इस बार चुनाव से काफी पहले अगस्त से प्रत्याशियों का ऐलान शुरू हो गया है। सबसे पहले हारी सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए, उसके बाद केंद्रीय मंत्री और सांसदों के रूप में चर्चित चेहरों को उतारा गया। फिर मुख्यमंत्री शिवराज सहित पुराने चेहरों का ऐलान हुआ। अब पूरा फोकस असंतुष्टों को समझाने, जीत की रणनीति बनाने और उस पर अमल करने पर है। पूरी रणनीति केंद्रीय मंत्री अमित शाह के निर्देशन में अमल में लाई जा रही है। शिवराज मध्य प्रदेश में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग का चेहरा है। तमाम किंतु परंतु के बावजूद बीजेपी उन्हें नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं नजर आ रही है। दिग्गजों को उतारने के बावजूद 1.5 दशक में राज्य के हर क्षेत्र तक पहुंच बनाने वाले शिवराज के बड़े समर्थक वर्ग में गलत संदेश न जाए, इसका ख्याल रखा जा रहा है। पीएम मोदी ने राज्य के लोगों के नाम लिखी चिट्ठी में अपने नाम पर वोट जरूर मांगा है, लेकिन सिर्फ शिवराज की तारीफ तारीफ तो की ही है, साथ ही उनके विकास मॉडल को भी उस चिट्ठी में सराहा है। लाडली बहन योजना और 450 रुपए गैस सिलेंडर देने की योजना लाने के बाद शिवराज का तेवर और मिजाज दोनों बदल गया।
संकेत यह है कि बड़ा जनादेश आया तो लोकसभा चुनाव से पहले शिवराज के विकल्प पर शायद ही गौर हो। कमजोर बहुमत या नतीजे उम्मीद के हिसाब से न रहे तो भले बात कुछ और होगी, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि बीजेपी जीत जाती है और अच्छे परसेंटेज के साथ आ जाती है तो निश्चित तौर पर शिवराज का विकल्प तलाशना तुरंत शायद मुश्किल होगा। कांग्रेस की बात करें, बीजेपी में अगर देखा जाए तो उसके ठीक उलट सारे द्वंद्व को खत्म करते हुए कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया। प्रत्याशी से लेकर वचन पत्र तक कमलनाथ की पूरी छाप नजर आती है। कई राजनीतिक विश्लेषक तो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मतलब कमलनाथ एक बार मोदी शाह शिवराज की टीम को भी हरा चुके हैं। कमलनाथ को दिल्ली से एमपी तक की सियासत की गहरी समझ है। कमलनाथ बीजेपी के हिंदुत्व और सनातनी एजेंडे का सामना करने का दम दिखाते रहे हैं। वो अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा में 101 फुट की ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा लगवा चुके हैं। पार्टी ने रामनवमी व हनुमान जयंती पर अपने पदाधिकारियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं से रामलीला, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाया है। राम मंदिर मुद्दे पर भी वो बोलते रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। सीएम शिवराज के सामने रामायण भाग 2 में हनुमान की भूमिका निभाने वाले विक्रम मस्ताल को भी टिकट मिला है। ये सीट आकर्षण में है, यानी इस पर लोग जो है ध्यान लगाए हुए हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि मुहूर्त देखकर टिकट देने की छवि बीजेपी की रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हुए नवरात्र के पहले दिन टिकटों का वितरण शुरू किया। इसका भी खूब प्रचार किया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के स्थानीय नेता कमलनाथ और दिग्विजय को जय और वीरू की जोड़ी के रूप में पेश किया गया। संगठनात्मक ताकत के साथ कमलनाथ मजबूत बताए जा रहे हैं। जमीनी पकड़ दिग्विजय के पास है। दोनों के ही मतभेद सामने आते रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसका लाभ उठाने की कोशिश भी करती रही है। लेकिन अभी जो तस्वीर दिखाई जा रही है, बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। दिग्विजय को बमुश्किल हाथ में पंजे की तरफ वचन पत्र के पेज 2 पर छोटी सी जगह मिली है। ये भी बात चर्चा का विषय थी। अन्य चुनावी राज्यों में अगर बात करें तो राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी का वचन पत्र राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों जारी कराया। छत्तीसगढ़ में इसके लिए राहुल गांधी गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में वचन पत्र जारी करने के लिए शीर्ष नेताओं में से कोई नजर नहीं आया। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि एमपी में कमलनाथ मतलब कांग्रेस। एमपी में कमलनाथ ही सबसे बड़े नेता है। संकेत साफ है कि सत्ता आई तो कमलनाथ ही नहीं, कमलनाथ के अलावा और कोई नहीं। एमपी में करीब 52% ओबीसी जाति मानी जाती है और कांग्रेस ने जातिगत गणना का वादा करके इस वर्ग को भी साधने का दांव चला है। पार्टी ने ओबीसी समाज से 62 लोगों को टिकट दिया। इस स्ट्रैटेजी पर जनता कितना प्रभावित होती है, यह पता चलेगा 3 दिसंबर को, क्योंकि 3 दिसंबर को है परिणाम का दिन। जनता ने किसे सिरमौर किया और किसे चटाई धूल, यह पता चलेगा 3 दिसंबर को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।